Dear students, today I am going to explain you all subject science of class 8. Chapter number 5. The name of the chapter is coal and petroleum. Okay? इस चैप्टर में हम कोल और पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे. ओके? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम जानते हैं कि हम बहुत सारे मटेरियल्स जैसे कि हमारी जो बेसिक नीड बन जाती है, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स हैं, ये सब क्या है हमारे बेसिक नीड्स हैं और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं. इसलिए ये नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं. जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम अर्थ के फीचर से भी. और ये क्या करती है अर्थ पे, मतलब ये पाई जाती है और ये क्या करती है हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाती है, जिससे कि हम पृथ्वी पे जीवित रहते हैं. अगर वहाँ पे वाटर, एयर, सॉइल और मिनरल्स ना पाए जाएं, मतलब ये सारी चीज़ें ना पाए जाए, तो वहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं होगी. अब साइंस के मतलब प्रोग्रेस की वजह से जो मिनरल रिसोर्सेज हैं ये क्या है मतलब हमारे मॉडर्न लाइफ का पार्ट भी बन गया है. तो जो मिनरल होते हैं या फिर मिनरल फ्यूल्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? कोल होता है, ऑयल होता है, नेचुरल गैसेस होती हैं. ये सब क्या करते हैं? ये हीट, लाइट और मतलब पावर को जनरेट करने में हेल्प करती हैं या फिर ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं. फिर क्या है, मिनरल्स जो होती हैं वो हमें रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम कोई भी चीज़ को, कोई भी गुड्स को, जैसे कोई भी चीज़ को एक फिनिशिंग दे सकें या फिर उसे फिनिश्ड कर सकें. तो वो क्या है, जैसे कार वगैरह है, रेफ्रिजरेटर है, मशीन्स हैं जो कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ चलाती हैं, जैसे फिशिंग, मीनिंग, हंटिंग, एग्रीकल्चर और भी फॉरेस्ट्री और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द नेचुरल रिसोर्सेज से अटैच्ड हैं कहीं ना कहीं. ठीक है. फिर उसके बाद है, नीचे बताया जा रहा है टू अंडरस्टैंड द नेचुरल रिसोर्स. तो हम नेचुरल रिसोर्स के को कैसे समझ सकते हैं वो चीज़ यहाँ बताई गई है. तो यहाँ बताया जा रहा है तो नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से समझेंगे. यहाँ बताया जा रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही मतलब चौड़े रूप में कहिए या मोटे तौर पे कहिए, दो रूपों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है. एक होता है रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज और एक होता है नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, तो ये दो तरीके के हैं. तो पहला यहाँ पे पहला जो है यहाँ पे बताया जा रहा है. ओके, तो पहला यहाँ पे है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे कि इनहेक्सिटेबल भी कहते हैं. ओके, तो इसमें क्या होता है, ये किस तरीके के जो रिसोर्सेज हैं वो बताया जा रहा है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी में, मतलब कि ये हमारे पास बहुत ही पर्याप्त रूप में होते हैं. और ये क्या करते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते. किसी भी ह्यूमन के एक्टिविटीज़ से या फिर अर्थ पे ह्यूमन के एक्टिविटीज़ से ये ख़त्म नहीं होते हैं. ये क्या होते हैं, ये अपने ही प्लेस पे रहते हैं लेकिन समय के साथ बदलते रहते हैं. मतलब जब बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम वाटर को लेते हैं, पानी, जो नदियों का पानी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है. हाँ, वो समय के साथ सूख जरूर जाता है, बहुत ज़्यादा सूख आता है तो, लेकिन बारिश होने पे वो वापस से वैसे ही हो जाएगा जैसे वो था. तो इस तरीके से वो रिप्लेनिश हो जाएगा. और ये एक क्या है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. ठीक है. फिर इसी तरीके से प्लांट और एनिमल हैं, ये भी इसी तरीके के मतलब नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है. आप ख़त्म कर देंगे एनिमल्स, प्लांट्स को, लेकिन जैसे ही ये फेवरेबल कंडीशन पाएंगे या फिर प्लांट हैं, अगर उनको सीड मिल गया
अगर रेन तो उनको मिल ही जाएगा, सनलाइट भी मिल जाएगा, सिर्फ उनको सॉइल मिल जाएगा अगर सीड को, तो वापस से वो एक नया प्लांट बन सकता है। मतलब ये ख़त्म होता है फिर से, अगर इनको वही चीज़ें मिलती रहती हैं तो ये रिप्लेनिश हो जाती हैं। हमारी वजह से ये एकदम से ख़त्म नहीं हो जाती हैं कि अब एक पेड़ हमने काट दिया तो अब हमको तो वापस से कोई पेड़ नहीं मिलेगा। आप उसी पेड़ को, अगर आपने एक पेड़ काटा, अगर दूसरा पेड़ आपने लगा दिया तो वापस से आपको दूसरा पेड़ मिल जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। आगे है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसे क्या बोलते हैं, इसे एक्सेप्टेबल बोलते हैं। ओके, तो ये एक ऐसा रिसोर्सेज होता है, ये लिमिटेड होता है, ये नेचर में होता है लेकिन लिमिटेड होता है। ये अपने आप में मतलब रिप्लेस नहीं होता है अपने आप से। तो ये कैसा होता है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ख़त्म भी हो सकता है और फिर हमें वापस नहीं मिल सकता। जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारी क्या है, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि हमें क्या करती है, हम इसका यूज़ तो करते हैं लेकिन कुछ साल बाद अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी है तो भी ये क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, चीज़ें ख़त्म भी हो सकती है। जैसे कि अब कोल की बात कर लें तो जो होते हैं ये बहुत सारी मिलियंस ऑफ ईयर एगो के जो डेड बॉडीज़ होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो वो क्या होती है, वो मतलब उसमें ज़मीन में दब के जब मर गई तो मतलब जब आग लगा था, जंगलों में आग लगती है तो फिर जो चीज़ें होती हैं वो दब जाती है, फिर या फिर कोई डिज़ास्टर आया तो फिर क्या हुआ, पेड़ पौधे और बहुत सारे जानवर ज़मीन के नीचे दब जाते हैं और फिर वो कई मिलियन ईयरों तक वो क्या होती है, उसमें सड़ती रहती हैं। फिर उसके बाद वो कोल का रूप ले लेती हैं, कुछ नेचुरली मतलब कुछ पेट्रोलियम का रूप ले लेती हैं, कुछ नेचुरल गैस बन जाती हैं। तो ये सब क्या है, ये धीरे धीरे अब हर समय थोड़ी सब दब के मर रहे हैं या फिर हर समय आपको कोल वगैरह मिलता रहेगा। तो ये क्या है, लिमिटेड है, ये ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो ये अगर ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा मतलब उसको ज़्यादा नीड हो गई, कोल की, पेट्रोलियम की ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई या फिर वो वेस्ट कर रहा है, ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर फ्यूल्स की बात आई है यहाँ पे। फ्यूल्स क्या होते हैं, तो ये क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि बर्निंग में यूज़ किया जाता है, मतलब जो बर्न होता है, बर्निंग होती है, वो क्या होती है, फ्यूल होती है। तो फ्यूल क्या करता है, ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट करके और जलने लगता है, और जब जलता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, कुछ कॉमनली यूज मतलब कुछ कॉमनली यूज़ होते हैं फ्यूल्स, जैसे कि वुड है, कोल है, डंक केक है, मतलब जिसे ऊपरी कहते हैं, कैरोसिन है, एलपीजी है, पेट्रोलियम और डीजल है। ये सब क्या है, ये कुछ फ्यूल्स हैं जो कि जलते हैं और जलने के बाद एनर्जी रिलीज़ करते हैं। किसके रिएक्शन से, ऑक्सीजन के रिएक्शन से। ठीक है, वुड जो है वो भी एक फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। तो वुड किस चीज़ के लिए, कुकिंग के लिए ये फ्यूल यूज़ किया जाता है। इसमें कुकिंग, हीटिंग और ऑटोमोबाइल्स, मतलब इन ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ की जाती हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज़ की जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल क्या है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी का फ्यूल है जिसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये भी मतलब क्या करती है, ये भी एनर्जी का माध्यम है। एनर्जी भी इससे मतलब प्रोड्यूस की जाती है इस मतलब इस समय में, आज की दुनिया में, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोलियम होता है। ठीक है, तो ये सब मतलब हमें कहाँ से भी वेयर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड बॉडी, सॉरी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये कहाँ से मिलता है, फॉसिल फ्यूल्स, जिसे जीवाश्म भी कहते हैं। तो ये जो डेड बॉडीज़ होती हैं किसके, एनिमल्स के या फिर डेड प्लांट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो नीचे दब जाते हैं और दबने के बाद क्या होते हैं, उसमें से ये नेचुरल प्रोसेस से मतलब
नेचुरल प्रोसेस से ये क्या कर लेते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर एगो तक ये क्या होते हैं, अंदर ही सड़ते गलते रहते हैं। फिर उसके बाद जो चीज़ बनती है उसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। मतलब जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ये प्रोसेस होता है, इसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हो गए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं फॉसिल फ्यूल्स के। ये क्या करते हैं, इनमें एनर्जी भी होती है और इसमें कार्बन स्वतंत्र रूप में या फिर कंपाउंड के रूप में भी पाया जाता है। ओके, फिर है कोल। कोल की बात करें तो कोल एक सॉलिड फ्यूल है। ये क्या करता है, विच इज़ ब्लैक इन कलर एंड इट इज़ हार्ड लाइक अ स्टोन। ये ब्लैक कलर का होता है और स्टोन की तरह हार्ड होता है। ये क्या होता है, ये मतलब खान से मिलता है, कोयले की खान से क्या मिलता है, कोयला मिलता है। ठीक है, ये भी क्या करता है, ये जलता है। जैसे कि ये हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस के बने होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ अमाउंट में सल्फर भी। ओके, एज कोल, मतलब कोल क्या होता है, इसमें कार्बन कंटेंट करता है, मतलब कार्बन इसमें होता है और धीरे धीरे जो प्रोसेस होता है वुड से कोल बनने का, वो क्या कहलाता है, कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो कार्बोनाइजेशन होता है तब हमें वुड से कोल मिलता है। जब एयर जो है वो बहुत मतलब गर्म हो जाती है, हीटेड होती है, तो जो कोल होता है वो क्या करता है, मतलब जब कोयला जलता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। उसके साथ हीट एनर्जी भी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो मेनली क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो पावर स्टेशन होता है उसमें क्या होती है, कोल से ही क्या इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इस तरीके से ये सोर्स है एनर्जी का और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करने का। ठीक है, फिर है फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोल आखिर मिलता कैसे है, तो जो कोल होता है वो बहुत ही मिलियन ऑफ ईयर एगो, जब अर्थ में क्या हुआ था, कन्वर्टेड विथ ह्यूज स्वाम्पी फॉरेस्ट। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि जो कोल का फॉर्मेशन है वो बहुत साल पहले क्या मतलब मिलियंस ईयर एगो, तो ये क्या होता था कि जो अर्थ था वो स्वाम्पी फॉरेस्ट से घिरा था, मतलब कि थोड़ा पानी वाला फॉरेस्ट था। वहाँ पे पानियों में मतलब ये पेड़ पौधे निकले होते थे। तो क्या होता था कि जो पेड़ पौधे थे वो एक तरीके से दलदली आप कह लीजिए, तो ऐसा मतलब पेड़ पौधे वहाँ होते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि पेड़ धीरे धीरे सड़ने लगे। जब सड़ने लगे तो वो क्या होने लगे, नीचे गिरने लगे। और फिर वो जब नीचे गिरने लगे तो वो धीरे धीरे एक लेयर बना लिए। और फिर जो लेयर बनने लगी तो फिर उस पर नए पौधे निकलने लगे। फिर वो नए पौधे वो भी धीरे धीरे सड़ने लगे। फिर वो गिरे, फिर उस पर ऐसे ही नए पौधे निकलने लगे। तो इस तरीके से जो सबसे पहला लेयर है जो गिरा हुआ पेड़ था वो धीरे धीरे नीचे दबने लगे। और फिर नीचे दबने लगे तो वहाँ पे एक तरीके का प्रेशर बनने लगा और वहाँ पे उनको जो भी चीज़ें मतलब फेवरेबल कंडीशन उनको उस तरीके के मिलने लगे, जिससे कि वो जो वुड वगैरह है वो प्लांट्स जो हैं धीरे धीरे सड़ने लगे। और सड़ के वो धीरे धीरे क्या बनने लगे, कोल का रूप लेने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो कोल का फॉर्मेशन है इस तरीके से वो होता है। यहाँ फिगर में भी बताया गया है। ओके, फिर टाइप्स ऑफ कोल्स यहाँ बताया गया है कि कोल्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे मेनली 3 तरीके के कोल्स को बताया गया है, मतलब 3 तरीके के कोल्स हैं। तो पहला है एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस एंड लिग्नाइट। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि इसमें कार्बन कितने होते हैं, कितने प्रतिशत इसमें कार्बन होते हैं। तो यहाँ पहला एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट ये भी कोल है जो कि हार्डेस्ट होता है और इसमें क्या होता है, हाईएस्ट इसके जो कार्बन होते हैं इनमें 92 to 98% पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये
मतलब ये हीट प्रोड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा होता है और इसे घरेलू मतलब घरेलू रूप में या फिर इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर है बिट्यूमिनस। ये क्या होता है? ये भी एक कोल है जिसमें 65% कार्बन पाया जाता है। ये मेनली क्या होता है? पावर जनरेट करने के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए मतलब अनदर फ्यूल मतलब जो कि कोक कहलाता है उस रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर है लिग्नाइट। ये एक कोल है जिसमें 35% क्या होता है? कार्बन होता है। ये क्या होता है? ये सॉफ्ट कोल होता है, मतलब जो कोल जो होता है ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। ये भी पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है डेस्ट्रक्टिव और डिस्टिलाइजेशन ऑफ कोल। ठीक है, तो जो डिस्ट्रक्टिव और डिस्टिलाइजेशन ऑफ कोल है वो क्या कैरी करता है? हीट मतलब यहाँ पे कोल को बहुत हीट किया जाता है लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर उसके बाद यहाँ पे एयर का एब्सेंस होता है, मतलब एयर नहीं होता है और इसको इस तरीके से किया जाता है। फिर उसके बाद जो डिस्ट्रक्टिव और डिस्टिलाइजेशन है उससे कोल जो होते हैं जैसे कि कोक मिलता है, कोल तार मिलता है और कोल गैस मिलता है। जैसा कि इस फिगर में एकदम इजी रूप में दिखाया गया है किस तरीके से क्या चीज़ मिलता है। तो एक यहाँ पे बड़ा सा एक तरीके से मतलब एक बॉक्स कह लीजिए या फिर एक टैंकर कह लीजिए, उसमें क्या होता है? कोल को हीट किया जाता है अंडर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक, फिर उसके बाद एक पाइप गई है जहाँ से एक ट्यूब लगी हुई है जहाँ पे कोक, ये एक होल से कोक निकल जाता है, मतलब कोक मिलता है। उसके बाद आगे जाता है और आगे जाके मतलब प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, आगे जाता है तो जो कोक है वो यहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद नीचे जो गिरा हुआ होता है वो क्या होता है? कोल तार होता है। ओके, तो इस तरीके से और उसके बाद जो कोल गैस होता है वो भी यहाँ से जो कोल गैस होता है या फिर इधर से वो कोल गैस भी निकल जाती है, मतलब हर चीज़ का यूज़ है। ठीक है, फिर यहाँ पे है यूजेस ऑफ कोल। कोल का यूजेस क्या है? तो वो है कि जो कोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट यूजेस हैं वर्ल्ड वाइड में। तो ओके, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, स्टील प्रोडक्शन में और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में और लिक्विड फ्यूल्स में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंट तरीके के जो कोल्स हैं उनके पास अलग अलग तरीके के यूजेस भी हैं, मतलब अलग अलग तरीके के कोल्स अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि स्टीम कोल वो अलग तरीके से मतलब यूज़ की जाती है, वो अलग तरीके का कोल भी होता है जिसे थर्मल कोल भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? यूज़ की जाती है मेनली पावर जनरेशन के लिए। कुकिंग कोल जो होती है वो भी यूज़ की जाती है, किसके लिए? कुकिंग के लिए। तो वो कैसी कोल होती है? वो होती है मेटलर्जिकल कोल कहलाता है। ये मेनली क्या होती है? स्टील प्रोडक्शन में यूज़ की जाती है। और भी इम्पोर्टेंट बहुत सारे कोल्स हैं जो कि आते हैं एल्युमिनियम रिफाइनरी में या फिर पेपर मैन्युफैक्चरर्स में और केमिकल कोल मतलब केमिकल एंड मशीनिकल इंडस्ट्रीज़ में और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में केमिकल प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज़र के तौर पे, एग्रीकल्चर के रूप में, मतलब बहुत सारे अमोनियम के मैन्युफैक्चरिंग में, इन सब चीज़ों में कोल का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो होता है वो एक मिनरल ऑयल होता है जो कि बेंथ द लेयर्स ऑफ रॉक। तो ये क्या कहता है? बेंथ द लेयर्स ऑफ रॉक। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि जो ये ऑयल है पेट्रोलियम, ये रॉक ऑयल है, जिसका यहाँ सीधा सीधा मतलब भी बताया गया है कि पेट्रोलियम का मतलब होता है, जो कि एक लैटिन वर्ड है पेट्रोलियम। इसका मतलब है पेट्रा। पेट्रा मतलब होता है रॉक
और जो ओलियम होता है उसका मतलब होता है ऑयल। तो ये भी एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है जो कि एनिमल्स और प्लांट्स के जो मटेरियल मतलब मैटर होते हैं ये सीज या ओशियन में जाके मतलब मिल जाते हैं और फिर उसके बाद पेट्रोलियम का निर्माण होता है जिसे क्रूड ऑयल भी कहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मिक्सचर तो यहाँ बताया जा रहा है ये क्या होता है, मिक्सचर होता है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का, जैसे कि यहाँ पे कंपाउंड जो कि बने होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, तो इसके क्या होते हैं, ये मिक्सचर होते हैं। क्रूड ऑयल क्या होता है, डार्क इन कलर होता है, काफ़ी थिक होता है और फोल स्मेलिंग होती है इसकी, फ्लेमेबल होता है, लिक्विड होती है ये, और ये इसको आप टच करेंगे तो ये मतलब ग्रीसी टाइप का होता है, मतलब कि चिपचिपा सा, और ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में। जो क्रूड ऑयल होता है वो रिफाइन करने के बाद भी उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, कैरोसिन मिलता है, फ्यूल ऑयल मिलता है, गैस मिलता है, जिससे कि कार, ट्रक, एयरक्राफ्ट, शिप और व्हीकल्स क्या करती हैं, रन करती हैं। ओके, अब यहाँ बताया जा रहा है फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे मिलता है, तो जो पेट्रोलियम होता है वो भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सी में या फिर ओशियन में क्या होते हैं, जीते हैं, मतलब रहते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी क्या होती है, वो सबसे नीचे जाके सी में वहीं जाके कवर्ड हो जाती है, लेयर मतलब जो सैंड या मड होती है या सिटिल होते हैं या फिर क्ले होते हैं, उन सब से क्या होती है, वो जाके वहीं दब के मतलब वहीं रह जाती है। तो जो मिलियंस ऑफ ईयर होता है जब, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर एको जब बीत जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, और वहाँ पे एयर भी नहीं होती है और टेम्परेचर भी हाई हो जाती है, हाई प्रेशर भी होता है, तो वो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्रूड ऑयल बन जाते हैं या फिर पेट्रोलियम का निर्माण कर देते हैं और नेचुरल गैस भी। तो यही जो क्रूड ऑयल होते हैं ये क्या होते हैं, इसको मतलब इसको निकालते हैं, ये क्रूड ऑयल होता है, मतलब अर्थ के क्रस्ट से ही निकाला जाता है, फिर इसका क्या होता है, इसका रिफाइनरी होता है, इसका मतलब इसको रिफ़ाइन किया जाता है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये हमें बहुत सारी चीज़ों को देता है। ठीक है, फिर है एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन किस तरीके से मतलब इसका जो ऑयल ड्रिलिंग होती है वो किस तरीके से होती है, तो ये चीज़ यहाँ बताया गया है कि किस तरीके से एक लोकेशन पे ये लोकेट करते हैं, मतलब वाटर के अंदर से ये निकालते हैं। पेट्रोलियम जो होता है वो ड्रिलिंग के दौरान उसमें मतलब होल क्या करते हैं, ये अर्थ क्रस्ट पे होल करते हैं, फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, एक मतलब वेल की तरफ एक ऑयल वेल बना देते हैं, फिर उसमें से ये क्या करते हैं, पेट्रोलियम को डिपॉजिट करते हैं और फिर उसमें से निकाल के ये अपनी चीज़ों के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये कुआं बन जाता है और फिर उसके बाद उसे एक प्रेशर के द्वारा उसे निकाला जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे दिखाया भी गया है ऑयल वेल, तो किस तरीके से कुएं की तरह बनाया जाता है, फिर उसके बाद उसको निकाला जाता है। फिर है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करने पे तो जो पेट्रोलियम होता है वो डायरेक्ट यूज़ में लाने वाला नहीं होता है। ठीक है, उनको क्या करते हैं, वो काफ़ी डर्टी होती हैं, तो उसको क्या होता है, वो काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स हो गए, पेट्रोलियम गैस हो गया, पेट्रोल, डीजल और ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, वैक्स, ये सारी चीज़ें उसमें से मिलती है, लेकिन जब वो निकलता है तो वो कच्चा होता है, तो उसे क्या करते हैं, उसको आगे के प्रोसेस करते हैं जिससे कि पेट्रोलियम हमें अच्छे रूप में मतलब जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ हमें मिल जाए। तो यहाँ आगे दिखाया गया है कि फिगर में भी दिखाया गया है, मैं दिखाती हूँ आपको।
तो यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमको मिलती हैं। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे पेट्रोलियम डाला गया, यहाँ पे फॉरेंस किया जाता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर उसके बाद ये एक बड़ा सा बॉक्स टाइप दिखाई दे रहा है, इसमें से चीज़ें मतलब प्रोसेस में आती है, आगे बढ़ती है और फिर इस तरीके से चीज़ें अलग अलग होती चली जाती हैं और हमें जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है वो हमें मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नेचुरल गैस के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जो नेचुरल गैस होता है वो एक मतलब ये भी दूसरे तरीके का फॉसिल फ्यूल है जो कि पाए जाते हैं, पेट्रोलियम के साथ ही पाया जाता है। और ये जो है एक फॉर्मेशन होता है जिससे कि मतलब एक तरीके का मतलब पेट्रोलियम का जो फॉर्मेशन है उसी तरीके से ये भी पेट्रोलियम फॉर्म होता है। और फिर उसके बाद इसमें जो नेचुरल गैस होती है उसकी मेनली ये किसकी बनी होती है, मीथेन की बनी होती है। ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मिलता है और हाइड्रोकार्बन भी मिलता है इसमें। और जब जो ऑयल होता है वो वेल से ड्रिल किया जाता है तो उसमें नेचुरल गैस जो है वो भी बाहर आती है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये एक तरीके के प्रेशर से जो कि रॉक्स की वजह से रॉक्स और ग्रेट प्रेशर की वजह से ये निकलता है। ठीक है, जो नेचुरल गैस होते हैं वो सबसे सस्ते गैस होते हैं फ्यूल में। ये क्या होते हैं, ये रॉ मटेरियल्स के मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है, बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स के रूप में भी। और जो नेचुरल गैसेस होते हैं वे मतलब एक हाई प्रेशर के अंदर से मतलब प्रेशर से मिलती है जिसको CNG कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये एक तरीके से ऑटोमोबाइल्स के लिए फ्यूल्स के रूप में यूज़ किया जाता है या फिर पेट्रोल या फिर डीजल के रूप में यूज़ किया जाता है। ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है, इट डज़ नॉट प्रोड्यूस स्मोक। तो इसलिए ये क्या होता है, ये स्मोक नहीं प्रोड्यूस करता तो पॉल्यूशन भी नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से ये नेचुरल गैस है जो कि ये काम आता है। ठीक है, और इंडिया में नेचुरल गैस जो है वो कई जगह इस तरीके का काम होता है, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, यहाँ पे क्या होता है नेचुरल गैस की मतलब नेचुरल गैस पे काम होता है। ठीक है, फिर यूजेस ऑफ नेचुरल गैस पहले ही बताया मैंने कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूशन करने वाला नहीं होता है, व्हीकल्स में यूज़ होता है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर्स ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के रूप में, और बिल्डिंग हीट फॉर बिल्डिंग्स और हॉट वाटर इन फैक्ट्रीज और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ की जाती है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स। तो जो पेट्रोकेमिकल्स होता है वो क्या होता है, ये भी नेचुरल गैस से डिराइव होता है जिसमें 99% जो होता है प्लास्टिक होता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है जो ऑयल रिफाइनरिंग होती है उस प्रोसेस में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी निकलते हैं जो कि प्लास्टिक से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें 99% क्या होता है, प्लास्टिक होता है। तो इस तरीके से प्लास्टिक भी बहुत सारे चीज़ों में यूज़ होता है। ठीक है, तो जो पेट्रोकेमिकल है ये क्या होता है, जब ये प्लांट से मिलता है तो ये मोनोमर्स होता है, और जब ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट कर लेता है, 1000 ऑफ कार्बन्स एटम्स को, तो फिर ये पॉलीमर्स बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं पेट्रोकेमिकल्स के बारे में, और आप पढ़िए और जानिए इसको। फिर उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड एनर्जी। अब किस तरीके से जो फॉसिल फ्यूल होता है वो नेचुरल रिसोर्स होता है ऑफ एनर्जी, जो कि डिकम्पोजन ऑफ मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोज होने पर मिलता है। ठीक है,
तो क्या होता है, जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं उनके जलने मतलब इनके मरने पे, इनके सड़ने गलने पे हमको अर्थ की क्रस्ट से इसे मतलब हमें ये मिलता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आप घर पढ़िए इसको घर पे। और फिर आगे है यहाँ पे हार्मफुल, यहाँ पे सेकेंड पेज पे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो इसको भी आप पढ़िए और समझिए, ठीक है। तो इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज अ फ्यूल इज अ सब्सटेंस दैट रिएक्ट विथ डैश एंड burns to release energy. Your answer is oxygen. Second is dash is a solid fuel which is black in color and it is hard like a stone. Your answer is coal. Third is dash coal is the hardest and has the highest carbon content of around 92 to 98%. Your answer is anthracite. Okay. Now fourth is dash is considered the softest coal and mainly used to used for power generation. So your answer is lignite. Now fifth is dash is a mixture of hydrogen, methane, carbon monoxide and other gases. Your answer is coal gas. Sixth is dash was formed for the organism living in the seas or oceans. Your answer is petroleum. Seventh is dash is also being used as the non-polluting fuel for vehicles. Your answer is LPG. Okay. I think it is wait. Okay, it is CNG. Okay, not LPG. Option number D. Now filling the blanks. Okay, first is the sun and the wind are some dash resources. Your answer is inexhaustible resources. Okay. Now second is CNG is also being used as a dash fuel for vehicles. Your answer is non-polluting. Okay. Non-polluting. Now third is coal, petroleum and natural gas are the example of dash. Your answer is fossil fuels. Fourth is dash is considered the softest coal and mainly used for power generation. Your answer is lignite. Fifth is dash is a black thick liquid with an unpleasant smell. Your answer is coal tar. Now sixth is dash is obtained by drilling holes into the earth crust. Your answer is petroleum. Seventh is natural gas is used in the production of dash and dash. Your answer is ammonia and hydrogen. Now C number is write T for true and F for false statement. First is a fuel is a substance that react with oxygen and burn to release energy. True. Now second is petroleum is a solid fuel which is black in color and it is hard like a stone. False. Third is new plant grew up to take their place and when these did more plants grew. True. Fourth is lignite coal is the hardest coal and has the highest carbon content of around 92 to 98%. False. Now fifth is petroleum or mineral oil is formed beneath layers of rocks. True. Now sixth is petroleum was formed from organism living on the earth's crust. False. Now seventh is CNG is also being used as a non-polluting fuel for vehicles. True. Now match the following. First it will match in E. Second it will match in D. Third it will match in F. Fourth it will match in B. Fifth it will match in G.
Sixth, it will match in C. Seventh, it will match in A. Okay, in this way your chapter is completed. That's all for today. Thank you so much.